So let's start the next topic. अभी हमने ब्रेक से पहले जो टॉपिक लिया था वो था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अब हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ जब पोजीशन वेक्टोरियली एक्ट करे तो वो किस तरह से एक्ट करता है. पोजीशन वेक्टर जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़े थे वही चीज है. मैं यहाँ पे प्रॉपरली आपको बता देता हूँ बस एक बार, अदरवाइज आप ये सब जानते हैं, बस इसको इनकॉर्पोरेट करना है कूलम्ब्स लॉ के साथ. सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पोजीशन वेक्टर. यू नो वेल आई थिंक सो कि ना a vector who describes the position of a point, or we can say that a substance or body in the free space, that is called a position vector. तो मैं ले लेता हूं भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया. लेट अस assume this is x, y and z axis. This is the origin, and with respect to the origin, these are the two position vectors. Let us assume this vector is r1 and this vector is r2. ये वही पोजीशन वेक्टर हैं जो दो चार्जेस अभी मैंने लिए थे. मैं केस कौन सा ले रहा हूं, मैं q1 q2 इज ग्रेटर देन 0. यानी कि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के हैं. तो यहाँ पे मैंने एक q यहाँ ले लिया और एक q यहाँ पे ले लिया और इस पोजीशन का नाम दे दिया b और इस पोजीशन का नाम दे दिया a. So according to this condition, here what happens? ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके बीच में एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करने लग जाएगी और वो कुछ इस तरह से होगी. F12 वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा F21 वेक्टर. अगर मैं इसको Q2 और इसको Q1 और इनकी वैल्यूज को फिर से Q और Q मान लूं तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब कहानी बढ़ती है थोड़ी सी आगे. अब मैं अगर फोर्स निकालना चाह रहा हूं पहले की तरह ही, अब मैं दोबारा से उसको पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं जा रहा हूं कि वो फोर्स निकली कैसे थी. मैं सीधे सीधे बता रहा हूं इन द केस ऑफ रिपल्शन F12 क्या थी, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 विच इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर और इंटू R21 का कैप. ये हम पढ़ चुके हैं. तो 21 का कैप यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है यानी यूनिट वेक्टर है फोर्स का, वो किस दिशा में एक्ट कर रहा है, 2 से 1 की तरफ. दिस इज लेट अस assume R21 वेक्टर. सो हियर फ्रॉम दिस ट्रायंगल OBA, ध्यान से देखो. अब इसमें पॉलीगॉन लगा दें तो OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, OB वेक्टर ये है, BA वेक्टर ये है, मस्ट बी इक्वल टू OA वेक्टर. क्लियर है. पॉलीगॉन लगा दिया मैंने सिंपल, और कुछ नहीं किया. सो R2 वेक्टर प्लस BA इज व्हाट, R21 वेक्टर is equal to R1 vector, and similarly R21 is equal to R1 vector minus R2 vector. किसी को कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता है. ये सिंपली मैंने R21 वेक्टर की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाल के रख दिए. जब वही दो चार्जेस अब एक प्लेन फ्री स्पेस में रखे हुए हैं तब कोई दिक्कत नहीं. R2 बना गया. अब मुझे ये R21 की डायरेक्शन है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इस फॉर्मूले को यहां थोड़ी कम जगह इधर लिख लेते हैं. तो F21 सॉरी वी विल टेक 1 2 सो 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R square and then what we will have is R21 cap. तो मैं यहां लिख देता हूं R21 cap इनटू, अब मैं R21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैग्नीट्यूड से ऊपर और R21 से ही मैं मैग्नीट्यूड से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं. कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को. और मैग्नीट्यूड को मैं R21 लिखूं 12 लिखूं कोई प्रभाव नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ पे ऐसा करने से एक प्रभाव पड़ेगा. दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द टू इज गिवन द वेक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
Q1 Q2 और अगर मैं Q ही लिख रहा हूं या QQ ओवर R स्क्वायर। अब ये R21 को R12 लिख दो या R लिख दो, एक ही बात है, तो कोई समस्या नहीं है। यानी कि इसको अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा R3 और अल्टीमेटली यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा R21 वेक्टर। तो ये मेरे पास वेक्टोरियल वैल्यू आ गई। अभी तक मेरे पास वेक्टर नहीं था, क्या था यूनिट वेक्टर। मैं यूनिट वेक्टर में वेक्टर की वैल्यू को एंटर नहीं मार सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं बस, और ये मेरा आ जाएगा आपका कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब अगर इधर मैं बाद में लिखूंगा जानबूझ के, पहले इधर लिख देते हैं, तो ये क्या आ रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहां पे अगर मैं लिखूं तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का Q। दैट इज द फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर कंडीशन। दिस इज आवर R1 माइनस R2, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर फॉर्म। बिल्कुल इसी प्रकार सिमिलरली अगर ये तो मैंने निकाला F12 के लिए, अब मैं अगर इसी को F21 के लिए निकालना चाहूं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो वहीं पे 1/4πε0 QQ ओवर R स्क्वायर R12 का क्या हो जाएगा, और R12 वेक्टर मुझे ऐसे ही यहाँ पे निकालना है। उस केस में R12 जो एक्ट कर रहा है, तो R12 किधर एक्ट कर रहा है, इधर, और उस केस में जब मैं इसमें पॉलीगन लॉ इंट्रोड्यूस करूंगा, तो पॉलीगन लॉ इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉलीगन लॉ किसके लिए था, इस केस के लिए, और इस केस के लिए क्या बन जाएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर विल बी इक्वल टू OB वेक्टर, और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो R12 वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे किया जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 QQ ओवर R2 माइनस R1 के मॉड का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। अब ये तो बात हुई कि जब दो चार्जेस थे, भाई एक चार्ज था, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, कूलम्ब्स लॉ लगा दिया, काम खत्म हो गया। अब दिक्कत आ गई, मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज मान लीजिए मैं हूं, एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ, और इतने सारे तुम छात्र छात्राएं बैठे हुए हो अपनी डेस्क पे, और सब मुझसे सवाल लागे जा रहे हो, सब इन्वॉल्व हो मेरे साथ, यानी कि मेरे साथ आप सबका कूलम्बियन इंटरेक्शन हो रहा है। सो अल्टीमेटली इन दैट कंडीशन अब मेरे पे लगने वाली टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू रोल नंबर 1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू रोल नंबर 2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू रोल नंबर 3, ऐसा ही फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू रोल नंबर 40 और अप टू n। कहने का मतलब इतने सारे फोर्सेस मुझ पे लग रहे हैं, तो इन दैट केस हियर कम्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज due to all the neighboring charges is equal to the algebraic sum of all the individual forces acting on the same test charge। कहने का तात्पर्य यही है कि एक टेस्ट चार्ज पे टोटल लगने वाली जो फोर्स होगी बाकी सारे नेबरिंग चार्जेस की वजह से वो इंडिविजुअल फोर्सेस जो सब लगा रहे हैं उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होती है। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसको थोड़ा समझने के लिए अब हम एक फिगर ले लेते हैं जिसमें कि हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ चार्जेस जो कि स्प्रेड है चारों ओर, और किसके चारों ओर, एक टेस्ट चार्ज के चारों ओर, और सभी का नेचर में यहाँ पे मान के चल रहा हूँ यूनिफॉर्मिटी के लिए कि वो सभी पॉजिटिव हैं। हम चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं, उससे डायरेक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। जब न्यूमेरिकल आएगा तो 2-3 चार्जेस हो सकता है अलग नेचर के ले लिए जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास
अगर मैं बात कर रहा हूं इन्हीं चार्जेस के लिए जो सारे पॉजिटिव हैं, लेट अस अज्यूम ये कोई टेस्ट चार्ज था जो क्यू नॉट किसी पॉइंट पे रखा हुआ है ओरिजिन पे या कहीं भी। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4 एंड दिस इज Q1। ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो Q1 पे क्यू नॉट पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से? Q1। अब भाई आप कहिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, अब इन सबको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये वही Q1 Q2 है मान लीजिए, तो दोनों सेम नेचर के हैं। तो Q1 इस पे जो फोर्स लगाएगा तो कैसी लगाएगा? रिपल्सिव। सो अल्टीमेटली इट विल गोज लाइक दिस। और लिखते कैसे थे? फोर्स ऑन Q1 यानी कि F01, ऐसे ही तो लिखते थे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 को F12। तो यहाँ फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 F01। क्लियर है बात? ठीक। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये दूसरा चार्ज था, ये भी ऐसे ही था कुछ। अब इसकी फोर्स लगी, इसकी फोर्स कितनी लग गई भाई? F0। बिल्कुल इसी तरह थर्ड चार्ज को ले लिया जाए, उसकी फोर्स कितनी लग जाएगी? F0। इसी तरह nth चार्ज फोर्थ चार्ज को भी ले लेते हैं, ये अपनी फोर्थ चार्ज हो गया F0। सिमिलरली थोड़ा सा यहां पे ले लेता हूं मैं इसको फॉर द सेक ऑफ क्लियर फिगर। ये आपका Qn आ गया। सो अल्टीमेटली अब ये इधर आ गया। सो दिस इज अगेन इक्वल टू F0n। मुझे लगता है इसमें किसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, कंडीशन ये मैंने सारे चार्जेस कैसे माने हैं? ऑल आर पॉजिटिव। सबको पॉजिटिव माना है, सबको पॉजिटिव माना तो सारी फोर्सेस कैसी है? रिपल्सिव। अदरवाइज देयर में बी द चेंज इन द डायरेक्शन। लेकिन लग किस पर रही है? क्यू नॉट पे। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब क्या होना चाहिए? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज due to all the individual forces is equal to the sum of individual forces acting on the test charge। अलजेब्रिक सम कर देते हैं उसका। अब F net कितना आ जाएगा? F01 plus F02 plus F03 up to F0n। ये सारे फोर्सेस का सम कर देंगे तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि ये F01 क्या है? अभी मैंने बताया था कि मैं कौन सा केस लेके चल रहा हूं कि Q0, Q1, Q2, Q3 ये सारे कैसे हैं? पॉजिटिव। तो जो फोर्सेज इन्वॉल्व होंगी वो कैसी होंगी? रिपल्सिव। सो व्हाट वी हैव हियर इज 1/4 pi epsilon naught Q0 Q1 ओवर R1 नॉट का स्क्वायर और R1 नॉट का के। सिमिलरली F02 क्या आ जाएगा? 1/4 pi epsilon naught और Q0 Q2 और R2 नॉट का स्क्वायर और R2 नॉट का कैप। बिल्कुल इसी तरह जब आगे तक जाएंगे F0n क्या आ जाएगा अपना? 1/4 pi epsilon naught Q0 Q2 सॉरी Qn ओवर Rn नॉट का स्क्वायर और Rn नॉट का कैप। ये सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को जब इंकॉर्पोरेट कर दिया जाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में तो हमें क्या मिल जाएगा? F net total electrostatic force acting on the test charge due to all the individual charges will be equal to। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे पे कुछ कॉमन टर्म आ रहा है, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा। Q नॉट देखिए सभी में 1/4 pi epsilon naught की सभी में, तो मैं इस टर्म को कॉमन ले लेता हूँ Q0 ओवर 4 pi epsilon naught। और यहाँ पे आएगा मेरे पास क्या? देखो बच्चा Q1 ओवर R1 नॉट का स्क्वायर और R1 नॉट का कैप। बिल्कुल इसी तरह दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? Q2 ओवर R2 नॉट का स्क्वायर और R2 नॉट का कैप अप टू Q1 अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर और Rn नॉट का कैप। ये आपको साफ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है यहां से।
अब इन सबको मैं समेशन लगा के फाइनल रिजल्ट निकाल देता हूँ। मैथमेटिक्स का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास एक अलजेब्रिक सम का रिजल्ट कुछ शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से I is equal to 1 to I is equal to n QI over RI नोट का स्क्वायर और RI नोट का कैप के फॉर्मेट में आ जाएगा। दिस इज आवर रिजल्टेंट फोर्स यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम टेस्ट चार्ज ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो न्यूमेरिकल आ सकता है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट हम हो सकता है कि इस तरह से भी ना करें, कई बार हम पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हुए भी न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल की क्लास को आपके लिए फॉलो अप करवाएंगे। एक इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम एक बात आती है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही प्रतीत होता है कि चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दो तरह से हो सकता है भाई। एक तो ऐसे ही फैला दो, कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक एक के 100 सिक्के हैं और मेरे पास 50 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं ऐसे ही फेंक दूं तो कोई बच्चा एक सिक्का उठाएगा, कोई 4 सिक्के उठाएगा, हो सकता है कोई 10 उठा ले और हो सकता है किसी के पास कुछ भी ना हो। तो ये तो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिसकंटिन्यू कर दिया मैंने मामले को। लेकिन वहीं पे अगर मैं हर बच्चे को 50 बच्चे थे, 100 सिक्के हैं, 100 रुपए हैं, 2-2 रुपए पकड़ा दूं तो वो किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरह से अपनी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 2 प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। पहले में होता है आपका डिसकंटिन्यूअस या भी कह सकते हैं नॉन कंटिन्यूअस, और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को अगर मैं और आसान करके बताऊं तो यूनिफॉर्म, और इसको और आसान करके बोलूं तो नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ये यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई भी चार्ज किसी डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स पे या सरफेसेस पे कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो 3 तरीके हो सकते हैं। उनको जानने के लिए वहीं से हमें 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी पता रहेगी। तो वो क्या क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो मान लेते हैं एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L और उस पर चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मान लीजिए यही वायर का सर्कुलर फॉर्म है, मान लेते हैं एक सर्किल के फॉर्म में ये वायर दिया हुआ है, अगर वो वायर के सर्किल के फॉर्म में भी चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है यानी बराबर बराबर, तब भी बोलेंगे कौन सा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस समय पे जो पॉइंट निकल के आता है एक नया कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है बिल्कुल इसी तरह से, ये पहला कांस्टेंट हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। अगला देखते हैं। अब मैं अगले की बात करता हूं तो यहां पे ही ले लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि थ्रू आउट द सरफेस। पहले तो किसी की टोटल लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई, दूसरा हो सकता है कि लेंथ क्या पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सरफेस के लिए हो सकता है कि वो एक स्क्वायर प्लेनर सरफेस हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। और सर्कल के उसके जो चार्ज है पूरी तरह से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली, और यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली, यानी कि
अब अगर मैं बात करूं तो एक नया कोएफिशिएंट आता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन A, where Q is charge and A is area of surface area, we can say that. So this is what surface charge distribution. तो ये कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या आया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगले की बात करते हैं भाई, कि तीसरा भी हो सकता है तरीका, भाई टोटल वॉल्यूम में सॉलिड बॉडी हो और टोटल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अभी जो स्क्वायर बनाने दिया मैं स्क्वायर की जगह में क्यूब ले सकता हूं, क्यूब बॉडी भी ले सकता हूं, इसी तरह स्फीयर ले सकता हूं, हेमिस्फीयर ले सकता हूं, एक सॉलिड कोन ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। तो इन दैट केस जो तीसरा कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका क्या नाम है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब लेंथ के टोटल लीनियरली चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरी सरफेस या ये सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। और तीसरा टोटल वॉल्यूम, यानी सॉलिड बॉडी के केस में जब वॉल्यूम भी तो हो सकता है, उसमें भी चार्ज पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इन्हीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं कूलम्ब्स लॉ में, तो उसको करने के लिए मैं एक केस ले लेता हूं छोटा सा, कि एक कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट और उस पे dq चार्ज की वजह से कोई फोर्स लग रही है, ये dq चार्ज रखा हुआ है और इसके पास में कहीं पे, और इस पे Q नॉट पर फोर्स लगा रहा है, तो जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस समय आएगी वो कितनी होगी, मान लीजिए dF 1/4πε0 Q नॉट dq ओवर r स्क्वायर इंटू r, यही तो वेक्टोरियल है तो मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब यहाँ पे dq की वैल्यू, अगर इसको मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ये चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज है कोई, अभी लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ चार्ज हो सकता है, अगर सरफेस की बात करेंगे तो पूरी सरफेस हो सकती है, वॉल्यूम की बात करेंगे तो पूरे वॉल्यूम में भी जा सकता है। तो पहले लीनियर चार्ज, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq ओवर dl, वहां पे क्या था Q अपॉन L, सो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लैम्डा dl, और इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें मिल जाएगा df इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट dq, सॉरी dq की जगह आ जाएगी आपकी लैम्डा इंटू dl ओवर r स्क्वायर इंटू r नॉट कैप, या सिंपली r कैप। अब टोटल फोर्स के लिए किसकी वजह से टोटल फोर्स आ रही है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिखने का तरीका कि F ड्यू टू लैम्डा विल बी इक्वल टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0 में बाहर ले लेता हूं क्योंकि ये टोटल टर्म्स ऑलरेडी है, सिंप्लीफाइड, इधर लैम्डा dl ओवर r स्क्वायर और r कैप, ये इंटीग्रेशन होगा तो आपको रिजल्ट टोटल दे देगा, और लेंथ कितनी हो सकती है, फ्रॉम L1 टू L2 कहीं तक भी हो, बस वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करें और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड, अभी मैंने कौन सा लिया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस लीनियर चार्ज की वजह से मान लो मैं एक सरफेस ले लेता हूं, यहाँ में उस पर लग रहा है इस तरह से, तो जब सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, F ड्यू टू सिग्मा विल बी इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0 फ्रॉम एरिया 1 टू एरिया 2 सिग्मा ds ओवर, या dA भी लिख सकते हैं इसको, मैं dA लिख देता हूं ओवर r स्क्वायर इंटू r कैप। दिस इज आवर सेकंड रिजल्ट, एंड ऑल्सो फॉर टोटल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए अगर बात करें तो Q नॉट अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम V1 to V2 रो dV ओवर R स्क्वायर R कैप। तो ये भाई हमारा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लगने वाला कूलम्बियन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकल आया है। और दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। पहले सेशन में हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज, पूरे डिटेल में गए थे, कैसे आती है, कहां से आती है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। आज हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बाद में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरह से अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बियन फोर्स उन तीनों की वजह से कैसे निकाल सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग इन आज जो टर्म्स किए हैं हमने कूलम्ब्स लॉ से लेके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक पे बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो आप लोग यहां तक का सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म न्यूमेरिकल, सॉल्व न्यूमेरिकल इजीली। थैंक यू।